या इट्स बिगन नाउ। तो आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हो ना? यस, दिख रहा है अच्छे से। Okay. So, Sanmitra, you want to like say something before we start? And with which material would you like to start first? First, we will go through Itzhak Bentov's material. Okay, So, ठीक है. इत्साक बेंटोव आपका अमेरिकन इजरायली साइंटिस्ट था। बायोमेडिकल फील्ड में भी उनके कुछ कुछ इन्वेंशंस थे, प्लस कॉन्शियसनेस का भी रिसर्चर है, मेडिटेटर भी था। अपना इधर का वेदास और जितने भी हमारे यहाँ वेदांता, सांख्य, फिलोसफी, ये सब को भी काफी रिसर्च किया था। बाकी अपना मेडिटेशन सेशंस में उनको काफी डाउनलोड्स भी आते थे उनके हायर सेल्फ से। तो उनका रिसर्च के ऊपर और मेडिटेशन से जो जो उनको डाउनलोड्स आए थे, उन्होंने उसके ऊपर पूरा कंपाइल किया था अपना रिसर्च, और 2 बुक लिखा था। एक था आपका स्टॉकिंग द वाइल्ड पेंडुलम, और दूसरा वाला जो अभी हम लोग कवर करेंगे उसका एक एक्सर्प्ट, वो था आपका अ ब्रीफ टूर ऑफ हायर कॉन्शियसनेस। Yeah, this is the book, right? हाँ. तो इसी बुक से बेसिकली हम अभी टाइम के बारे में क्या बोला है उसी को पिक कर रहे हैं. ठीक है. तो I'll start the reading and give my points, then you can add something. Yeah. Or else if you get tired, I can also read the English text, or then you can explain in Hindi. जैसे तुम बोलो. हाँ, तो इसमें द कॉस्मोस करके चैप्टर है, उसके अंदर टाइम के बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है, तो उसी को हम लोग इसमें लेके चलेंगे। तो यहाँ बोल रहा है, having seen the structure of the universe and understood its functioning, you ask, and what's beyond this? Immediately you have a sensation, your consciousness, that is of moving like a dot through the void at infinite speed without interference or impediment. Actually, you are not moving. You are filling the void with your consciousness and your senses. There is no limit to the extent of human consciousness. It can expand to fill the universe, and then you can talk to the Creator. You can talk to all the beings who are gods, who have a diplomatic visa to infinity. ये अच्छा एडिशन था लास्ट में, डिप्लोमेटिक वीजा वाला। तो इसमें वही अपना टेक दे रहा है कि जैसे इस पूरे बुक में उसने कॉन्शियसनेस को एक्सप्लोर किया है, तो वगैरह वगैरह उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस किया है। तो उसके बारे में अभी एक्सपैंड कर रहा है इस चैप्टर में। तो वही बता रहा है कि सेंसेशन जो है कॉन्शियसनेस का, उसको आप हर जगह फील कर सकते हो यूनिवर्स में, जो कि ओरिजिनेट होता है एक डॉट से, और वो पूरे इन्फिनिट स्पीड के साथ हर जगह फैलता रहता है एकदम। हर एक डॉट से जैसे एक न्यूक्लियस से रेडिएट होता है पूरा 3 डायमेंशनल स्पेस में लाइक अ स्फीयर रेडिएशन, वैसे ही कॉन्शियसनेस भी रेडिएट हो रहा है उसी सिंगुलैरिटी से। फिर इसमें बोल रहा है, एक्चुअली यू आर नॉट मूविंग, यू आर फिलिंग द वॉइड विथ योर कॉन्शियसनेस एंड योर सेंसेस। तो वॉइड जहाँ की एकदम शून्य स्टेट है, उसके बारे में यहाँ बात कर रहा है कि जो सिंगुलैरिटी है जहाँ से वो हम लोग क्रिएशन एक्सपीरियंस करने के लिए एक्सपैंड कर रहे हैं, उसके पहले जो वॉइड है असली में तो कोई मूवमेंट हो नहीं रहा है। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी बात किया है, वो जो द्वंद चढ़ता है फ्री विल का इंटॉक्सिकेशन के चलते, उसीलिए सिंगुलैरिटी भी इमर्ज करता है शून्य से। तो वही बोल रहा है कि वॉइड में तो कॉन्शियसनेस जो है वही है, बस अपने आप को द्वंद में फंसाया है। तो वो फीलिंग आ रहा है सिंगुलैरिटी से इमर्ज करके पूरा इन्फिनिटी को फिल करते हुए और अलग अलग एक्सपीरियंस लेते हुए। देयर देयर इज नो लिमिट टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। ये बोल रहा है इन्फिनिटी में पूरा एक्सटेंड कर रहा है। इट कैन एक्सपैंड टू फिल द यूनिवर्स एंड देन यू कैन टॉक टू द क्रिएटर। मतलब जैसे जैसे आपका कॉन्शियसनेस एक्सपैंड करेगा, आप एक्सेस कर पाओगे हायर लेवल्स के बीइंग्स को, जैसे हायर सेल्फ हो गया। फिर धीरे धीरे ऊपर जाते जाते 7th और 8th डेंसिटी में, जो 8th डेंसिटी के जस्ट बाद जो सिंगुलैरिटी आता है, क्रिएटर के साथ भी आपका कम्युनिकेशन होगा जैसे जैसे आपका ग्रो करेगा कॉन्शियसनेस।
You can talk to all the beings who are gods, who have an diplomatic visa to infinity. मतलब जो लोग ऑलरेडी वहां पे है उनका कनेक्शन और स्ट्रांग है, वो इन्फिनिटी में वो जहां चाहे खुद को एक तरह से दूसरा फॉर्म में शिफ्ट कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं लोअर कॉन्शियसनेस के साथ। तो वही वो लोगों को जो छूट है, लीवे है, उसी का बात कर रहे हैं। तो प्रियंका आपको तो कुछ ऐड तो कर दो। हाँ, तो हमें याद है कि कल हमने पढ़ा था कि टाइम हमारे मन में है। मन में है मतलब कॉन्शियसनेस से हम टाइम को एक्सपीरियंस करते हैं। इन द सिमिलरली यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कॉन्शियसनेस पे हम काम करें, कॉन्शियसनेस का जो एक्चुअल अस्तित्व है या वो जैसा है वो इन्फिनाइट है। तो इसीलिए पूरे यूनिवर्स को वो इन्फिनाइट स्पीड में, अगर हम टाइम के हिसाब से देखें, उसका स्पीड इज इन्फिनाइट। तो इट टेक्स नो टाइम if we can tap into that real essence of our consciousness, जो consciousness के ऊपर परख पड़ी हुई है या wheel of forgetting है अभी, उसको अगर हम, जो भूलने का घूंघट है, उसको अगर हम पियर्स कर ले, तो हम एक बारी में सब एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हमको जहां जाना है, जिस लाइफ टाइम में जाना है, जिस यूनिवर्स में, जिस प्लैनेट में, वी हैव एक्सेस टू दैट। तो इसीलिए टाइम से रिलेट करके मैंने बोला कि टाइम इज इन आवर माइंड्स एंड आवर माइंड इज अबाउट how developed our consciousness is or where are we tapping in through our consciousness। और ये जो लास्ट लाइन है कि यू, ये बोल रहा है नॉट जस्ट अबाउट हायर डायमेंशनल बीइंग्स। सन्मित्रा इसमें ये बोल रहे हैं कि हम अपने कॉन्शियसनेस के थ्रू सारे बीइंग्स, ईटी बीइंग्स हो, अलौकिक बीइंग्स हो, उनके साथ भी बात कर सकते हैं। जो हायर सेल्स है, आर्कएंजल्स है, या फिर एनर्जी फॉर्म्स है, शक्ति, शिव वगैरह, गॉड्स जिनको हम मानते हैं, उनके साथ भी बात कर सकते हैं, और क्रिएटर के साथ भी बात कर सकते हैं। मतलब हमारे कॉन्शियसनेस के थ्रू हमारे पास एक्चुअली एक वीजा है इन्फिनिटी तक पहुंचने का। तो या नाउ यू कैन कंटिन्यू। सही करेक्शन किया आपने, ठीक है। You are सेकंड right. पैराग्राफ, the more you expand your consciousness, the faster your sense of motion. You can expand at an infinite speed in all directions, or you can expand in only one direction. At infinite speeds, distances make no difference. You can be everywhere in no time. You are in all places at once. Our perception of time changes in altered states of consciousness, and our so-called subjective time becomes longer and reaches infinity as consciousness expands. ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कि let us look at this principle more closely. तो उसके बाद एग्जाम्पल भी लेगा. There appears to be two kinds of time: objective time, the usual clock time, conveniently divided into even units, 24 घंटा वाला, and subjective time, a more flexible time that can stretch and compress according to our state of consciousness. We know that in an altered state of consciousness, such as a dream, we can experience an enormous amount of events in only a few minutes. Time seems to expand, and for every objective second, one has hundreds of subjective seconds. तो यहाँ पे शुरुआत में डिस्कस कर रहे हैं और बोल रहा है कि जैसे जैसे आप अपना कॉन्शियसनेस एक्सपैंड करते हो, उतना जल्दी जल्दी आपको अपना सेंस ऑफ मोशन भी फास्ट लगने लगता है. उस हिसाब से, एक्सपेंशन के हिसाब से, you can expand at infinite speed in all directions or only in one direction. बोल रहा है फिर आपके परसेप्शन के हिसाब से या तो आप चारों ओर एक्सपैंड कर सकते हो या सिर्फ एक डायरेक्शन में. At infinite speeds, distances make no difference. बोल रहा है जब इन्फिनिटी का स्पीड में आप काम करोगे या चलोगे तो डिस्टेंस तो मैटर करेगा नहीं, क्योंकि आप हर जगह प्रेजेंस फील करोगे अपना. You can be everywhere in no time. You are in all places at once. वही चीज. Our perception of time changes in altered states of consciousness, and our so-called subjective time becomes longer and reaches infinity as consciousness expands. तो इसमें बोल रहा है कि जो ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस है, जैसे हम लोग का ड्रीम वगैरह होता है, स्लीपिंग स्टेट, ये सब में, वहां पे हमारा कॉन्शियसनेस जो फिजिकल वर्ल्ड में जो टाइम और स्पेस का बाउंडेशन है उसके परे चल जाता है, और हम लोग अपना एक अलग सब्जेक्टिव वे से अपना ड्रीम या स्लीप स्टेट या साइकेडेलिक स्टेट जो भी है उसमें अपने हिसाब से
टाइम को एक्सपीरियंस करते हैं एक अलग हिसाब से, जो कि फिजिकल बाउंडेशन जो है टाइम का 24 घंटे वाला ऑब्जेक्टिव टाइम, उससे हट के होता है। फिर नीचे बोल रहा है देयर अपीयर्स टू बी टू काइंड्स ऑफ टाइम। ऑब्जेक्टिव टाइम जो क्लॉक टाइम से हम लोग डिनोट करते हैं, वो इवन यूनिट्स वही 24 घंटा में डिवाइड होता है। और फिर वो सब्जेक्टिव टाइम का बात कर रहा है, जो कि ऑल्टर्ड स्टेट में हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि ड्रीम हो गया। तो उसमें क्या होता है कि वो बता रहा है कि बहुत सारे इवेंट्स, इनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ इवेंट्स, ओनली अ फ्यू मिनट्स में हम लोग एक्सपीरियंस कर पाते हैं। जैसे कि कल भी हम लोगों ने बात किया था कि कोई मान लो 2 घंटा सो रहा है, लेकिन 2 घंटे में उसने 10 दिन के इवेंट्स जी लिए। तो ऑब्जेक्टिवली तो उसने 2 घंटे ही जिए, लेकिन सब्जेक्टिवली जब वो टाइम स्पेस में गया, फिजिकल स्पेस टाइम से बाहर, मेटाफिजिकल वर्ल्ड में, वहां उसने ऐसा एक्सपीरियंसेस किया कि उसको लगा कि 10 दिन का उसने इवेंट्स झेल लिया है, जब वो वेकिंग स्टेट में आता है और उसको ड्रीम का कुछ एहसास रहता है। नीचे लिख रहा है टाइम सीम्स टू एक्सपैंड एंड फॉर एवरी ऑब्जेक्टिव सेकंड वन हैज हंड्रेड्स ऑफ सब्जेक्टिव सेकंड्स। वही बोल रहा है कि यहाँ जैसे आपका 2 घंटा आपने मान लिया, तो आपका ऑब्जेक्टिव 2 घंटा पार हुआ है आपका नींद में, लेकिन सपने में आपने 10 दिन का इवेंट्स झेल लिया, मतलब 240 आवर्स का इवेंट्स आपने झेल लिया। तो उसी को यहाँ रिलेट कर रहा है कि यहाँ मान लो एक ऑब्जेक्टिव सेकंड पास हुआ है, लेकिन पता चला जब आप ऑल्टर्ड स्टेट में हो तो हंड्रेड्स ऑफ सेकंड्स पार हो गए हैं। हाँ, तो यहाँ मैं बस 2 चीज ऐड करना चाहूंगी। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। एक ये कि ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, हाँ, आप सब्सटेंस लो, आप हेलुसिनेट करो, उससे हो सकता है। आप सो रहे हो, उसमें हो सकता है। ल्यूसिड ड्रीम कर रहे हो, या मेडिटेशन इज अ वेरी गुड वे। तो मेडिटेशन में भी हम एक ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं, राइट? जब टाइम और स्पेस के बाहर हमारा कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस करने लगता है चीजें हमारे मन में, या फिर हमारे कॉन्शियसनेस के थ्रू आउटसाइड दिस फिजिकल रियलिटी। बहुत लोगों को विजन्स आते हैं वगैरह। तो उसमें भी आपने सुना होगा कि पुराने मुनि ऋषियों के बारे में भी, कि वो मेडिटेटिव स्टेट में उनको लगा होगा कि वो बस एक पल के लिए थे, लेकिन बाहर वहां पे लोग जुट जाते थे एकदम क्राउड में, कि यार ये इंसान तो महीनों तक बैठा हुआ है ध्यान के स्टेट में। तो सबको लगता था कि अरे इनको एनलाइटनमेंट हो गया है। तो ऐसे स्टोरीज आपको बहुत सुनने को मिलेंगे, और मिले भी होंगे, आपको पता होगा। और इसमें एक और मैं बहुत सिंपल एग्जांपल हमारे डेली लाइफ से ऐड करना चाहूंगी कि सब्जेक्टिव टाइम कैसे डिफरेंट है ऑब्जेक्टिव टाइम से। अगर कोई काम में मैं बहुत मतलब मुझे बहुत कष्ट हो रहा है कुछ करने में, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं बहुत मुश्किल से कर रही हूँ, लेकिन 5-6 घंटा हो गया, फिर भी मैं शायद लिखने का काम हो जिस सब्जेक्ट में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं अपने कॉन्शियसनेस को फोकस नहीं कर पा रही हूँ उस तरीके से। तो क्या होता है कि 5-6 घंटा हो गया, प्रोक्रेस्टिनेट करते करते जो भी हो, हम काम कर ही नहीं पाते और पूरा टाइम समय निकल जाता है। लेकिन अगर हम कुछ चीज बहुत इंजॉय करते हैं, जैसे कोई आर्टिस्ट पेंट करता है, या फिर मैं किसी टॉपिक के बारे में लिख रही हूँ या सिखा रही हूँ जिसमें मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, तो उसमें भी मैं एक ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में थ्रू पैशन या थ्रू फोकस ऑफ आवर कॉन्शियसनेस पहुंच सकती हूँ। और तब ऐसा लगेगा कि टाइम बहुत धीरे जा रहा है और हम बहुत कुछ कर पा रहे हैं उसी सेम समय में। मे बी इफ आई एम इंटरेस्टेड तो मैं शायद 10 पेजेस लिख लूँ 1 घंटे में। इफ आई एम नॉट इंटरेस्टेड तो मैं आधा पेज भी ना लिख पाऊँ। तो ये एग्जाम्पल भी मुझे आप लोग के सामने रखना था कि ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस हम डेली लाइफ में भी थ्रू म्यूजिक या थ्रू पैशन या थ्रू डेडिकेशन या किसी चीज में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उसमें हम फिर सब्जेक्टिव टाइम ऐसे अलग एक्सपीरियंस करते हैं, जिसे ही बोलते हैं कि पल रुक जाना। प्यार में हो आप, तो क्या होता है कि ऐसे लगता है कि सब थम गया है वो समा उधर ही, राइट? तो उस तरीके से मैंने सोचा है लैड। या सर मित्रा। यू आर अलूडिंग फ्लो स्टेट। इंसान फ्लो स्टेट में टैप कर जाता है तो एकदम हाँ, मक्खन काम निकलता ही नहीं चलता है कब 4-5 घंटा पार हो। एग्जैक्टली। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। इसमें 2 डायग्रामेटिक फिगर्स से बेंटोव ने आपको ऑब्जेक्टिव टाइम और सब्जेक्टिव टाइम का रिलेशन एक समझाने की कोशिश किया है।
तो इसमें फर्स्ट फिगर आप देखोगे तो इसमें एक्स एक्सिस लिया है और वाई एक्सिस लिया है कोऑर्डिनेट सिस्टम का हमारा, जो मैथ्स में हम लोग पढ़े हैं। तो एक्स एक्सिस पे उसने ऑब्जेक्टिव स्पेस लिया है और वाई एक्सिस पे उसने ऑब्जेक्टिव टाइम लिया है, और इसी के पैरेलल उसने डॉटेड लाइन से एक्स एक्सिस के पैरेलल ऑब्जेक्टिव स्पेस के पैरेलल सब्जेक्टिव स्पेस लिया है, और वाई एक्सिस जो है उसमें उसने ऑब्जेक्टिव टाइम के पैरेलल डॉटेड लाइन से सब्जेक्टिव टाइम लिया है। और सिमिलरली उसने दूसरे फिगर में इसको समझाने का कोशिश किया है जब ऑल्टर्ड स्टेट्स में कॉन्शियसनेस चला जाता है हमारा। तो अब पैराग्राफ का रीडिंग करेंगे एक बार। स्क्रीन थोड़ा सा ऊपर करना। हाँ, तो इसमें बोल रहा है लेट अस ड्रॉ टू लाइंस इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स, द वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंटिंग ऑब्जेक्टिव टाइम मतलब वाई एक्सिस ऑब्जेक्टिव टाइम, and the horizontal objective space मतलब x axis first figure में objective space, superimposed on them are two dotted lines representing subjective space time. Under normal conditions these two sets of lines overlap, however in altered states of consciousness the subjective space time deviates from objective space time. तो इसमें वही बोल रहा है कि नॉर्मल कंडीशंस में ऑब्जेक्टिव स्पेस और ऑब्जेक्टिव टाइम के साथ पैरेलली चलता है हमारा पर्सनल सब्जेक्टिव वाला जो स्पेस और टाइम का इंटरप्रिटेशन होता है। अब मान लीजिए आप ऑल्टर्ड स्टेट में नहीं है या फिर फ्लो स्टेट में नहीं है, ऐसे ही नॉर्मल कोई काम ही कर रहे हैं घर पे, तो मान लो आप कोई टीवी पे मैच देख रहे हो क्रिकेट का, वो मैच मान लो फर्स्ट इनिंग्स पूरा 6 घंटा या 4 घंटा चला, तो आप वैसे ही देख रहे हो पल पल, तो 4 घंटे में एक एक मिनट जैसे जैसे पार हो रहा है, आपका भी जो परसेप्शन है गेम को देखते देखते वो एक एक मिनट पल पल पार हो रहा है। तो एक सिंक्रोनिसिटी है, पैरेलल ये है, ऑब्जेक्टिव जो स्क्रीन पे टाइम जा रहा है और आपके पल पल उस चीज को एक्सपीरियंस करने का। लेकिन ऑल्टर्ड स्टेट में जैसे कि फ्लो स्टेट हो गया या ड्रीम स्टेट हो गया, उसमें क्या होता है, क्योंकि हम लोग फिजिकल वर्ल्ड से कहीं ना कहीं किसी तरह डिटैच हो जाते हैं, चाहे मेडिटेशन ही हो, तो फिजिकल वर्ल्ड से जो डिटैचमेंट होता है और मेटाफिजिकल वर्ल्ड में जब हम जाते हैं, मतलब स्पेस ऑब्जेक्टिव जो है स्पेस टाइम, उससे हम लोग डेविएट कर जाते हैं और टाइम स्पेस में जाते हैं, तो हमारे हिसाब से वहां हमें लगता है कि ऑब्जेक्टिव जो स्पेस टाइम है उसमें भले ही जितना एक न्यूमेरिकल वैल्यू में कुछ घटा है, लेकिन हमें लगता है या तो हम लोगों ने उससे ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, ज्यादा टाइम या फिर कम टाइम, जैसे जब स्लो हो जाता है तो कम टाइम या ज्यादा हो जाता है तो ज्यादा टाइम। कुछ ऐड करना है? आई एम सॉरी प्रियंका जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओ या आई एम सो सॉरी, मेरा वो म्यूटेड था। तो हाँ, मैं शॉर्ट में बस ये ग्राफ को ही एक्सप्लेन कर रही थी शॉर्ट में, अगर यू नो सम पीपल मिस्ड इट, कि जब हमारा कॉन्शियसनेस ऑल्टर्ड नहीं होता है, जब हम प्रेजेंट में ही होते हैं, तो जो हमारा सब्जेक्टिव टाइम है, मतलब जो टाइम हम खुद से महसूस कर रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइम में जैसे हमने कैलकुलेशन प्लैनेट में रखा है, ठीक है, 1 सेकेंड इज लाइक 1 टिक, ऐसे 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 करके, तो ये ओवरलैप करता है एक दूसरे के ऊपर ही, सेम होता है सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव ही। लेकिन हमारा कॉन्शियसनेस जब ऑल्टर्ड हो जाता है, तब ये जो सब्जेक्टिव टाइम का ग्राफ है या प्लॉट है, ये जो है वो शिफ्ट हो जाता है। तो हमारा नीचे वाला था ऑब्जेक्टिव स्पेस, हॉरिजॉन्टल इज ऑब्जेक्टिव स्पेस, और ये है ऑब्जेक्टिव टाइम, राइट। तो ये हो गया कि हम एक अलग टाइम स्पेस में चले जाते हैं, तो वो जो ऑब्जेक्टिव टाइम है वो इधर शिफ्ट हो जाता है। एंड इस एग्जांपल में जैसे तुमने समझाया क्या, 1 सेकेंड अगर हम लेंगे, प्लॉट करेंगे इधर, तो जब ऑल्टर्ड स्टेट में रहेंगे, तो वही 1 सेकेंड जब टिल्ट हो गया हमारा सब्जेक्टिव टाइम, इट्स गोना बिकम इक्वल टू 3 सब्जेक्टिव सेकेंड्स।
तो 1 सेकेंड रियलिटी में है, लेकिन हम अपने ऑल्टर्ड स्टेट में उसको 3 सेकेंड्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं. Yeah, I mean, I just said the same thing. You can continue. तो इसमें सेकंड फिगर को एक्सप्लेन करेगा अभी. तो उसमें बोल रहा है लेट अस मार्क ऑफ 1 सेकेंड ऑन द ऑब्जेक्टिव टाइम एक्सिस. एक बार ऊपर करना. हाँ, तो जो ऑब्जेक्टिव एक्सिस है टाइम का, वाई एक्सिस, उसमें एक स्ट्रेट लाइन से 1 सेकेंड का मार्क काट रहा है. वहां आपको दिख रहा होगा वो जो स्ट्रेट लाइन है. फिर नीचे करना. Now let us rotate the subjective time axis until it intersects with this line at point A. तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो जो सेकेंड फिगर है उसमें एक रैंडम ऑल्टरनेटेड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस ले रहा है, जिसमें कि हमारा जो पैरेलल सुपर इम्पोजिशन था ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइम स्पेस का, वो शिफ्ट हो गया है. तो मान लो 1 सेकेंड पार हुआ है जो ऑब्जेक्टिव क्लॉक है, जो हमारा नॉर्मल क्लॉक है उसमें. लेकिन हम लोग कोई ऐसा ऑल्टर्ड स्टेट में है, मान लो मेडिटेशन हो गया, लूसिड ड्रीम हो गया, कुछ भी. तो उसमें क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर रैंडम एंगल पे उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में वो जो सब्जेक्टिव वाला है स्पेस टाइम दोनों एक्सिस, वो शिफ्ट हो जा रहा है. अब ये बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव स्पेस में एक ऑब्जेक्टिव टाइम एक्सिस पे 1 सेकेंड का मार्क करके जो लाइन खींचे हो, उसको अब इंटरसेक्ट कराओ वो जो ऑल्टर्ड स्टेट में सब्जेक्टिव स्पेस टाइम वाला एक्सिस जो एक एंगल पे रोटेट किया है, उसको मीट करने के लिए. तो जहां पे वो मीट कर रहा है ना, वहां पे एक मार्क पॉइंट बनाना है. वो हो जाएगा सब्जेक्टिव टाइम, जो कि अभी डेविएट हो गया है आपका ऑब्जेक्टिव टाइम एक्सिस से. तो क्या हुआ है, जो फर्स्ट फिगर आप देखोगे उसमें ऑब्जेक्टिव टाइम और सब्जेक्टिव टाइम एक दूसरे के पैरेलल है. लेकिन इसमें क्या हुआ है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइम है वो क्लॉकवाइज राइट साइड रोटेट हुआ है एक ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में जाने के लिए. तो जो सब्जेक्टिव टाइम है वो भी राइट साइड शिफ्ट हो गया है एक पर्टिकुलर एंगल पे. तो जब हम वो इंटरसेक्ट करेंगे वो सब्जेक्टिव टाइम स्पेस वाला एक्सिस को 1 सेकेंड वाला ऑब्जेक्टिव लाइन से, तो हमें एक कोऑर्डिनेट मिलेगा. तो जो कोऑर्डिनेट वो डॉट से मार्क किया गया है ना, जब उस कोऑर्डिनेट को आप जो जीरो या ओरिजिन है ग्राफ का सेंटर पॉइंट जहां एक्स और वाई एक्सिस मीट कर रहा है, उससे मेजर करोगे तो वो कुछ दूसरा रैंडम वैल्यू आएगा जो कि 1 से ज्यादा होगा. तो इसमें यही बता रहा है कि ऑब्जेक्टिवली तो देखा जाए नॉर्मल वेकिंग स्टेट में 1 सेकेंड ही पार हुआ है, लेकिन जब ऑल्टर्ड स्टेट में आप जा रहे हो तो क्योंकि वो डेविएशन आ रहा है आपका सब्जेक्टिव टाइम वाला एक्सिस का, इसलिए वो जो सब्जेक्टिव आपका टाइम है वो इंक्रीज कर जा रहा है. तो उसी को ग्राफ के थ्रू वो रिप्रेजेंट करके समझाने का कोशिश कर रहा है. इसमें कुछ ऐड करना है? नहीं, बस एक छोटा सा माइनर करेक्शन है कि जब ऑल्टर्ड स्टेट में नहीं होते हैं तो द सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव ग्राफ इज नॉट जस्ट पैरेलल, इट्स एक्चुअली ओवरलैपिंग ईच अदर. क्योंकि पैरेलल होगा तो इधर भी हो सकता है एंड इधर भी हो सकता है, राइट? तो वो नहीं, वो एकदम एक दूसरे के ऊपर ही है, सेम ही है. जस्ट दैट माइनर थिंग. नहीं ठीक है, वो इंटरप्रिटेशन वही है कि एक साथ चल रहा है इसलिए पैरेलली चल रहा है, वैसे बोला था. वैसे डायग्रामेट्रिकली कुछ वैसा होगा नहीं डिफरेंस. ओके ओके, कंटिन्यू. हाँ, तो उसके बाद हम लोग थर्ड पैराग्राफ पे चलते हैं. इसमें बोल रहा है नाउ imagine a situation in which that subjective time axis deviates so far that it becomes parallel to and overlaps objective space. This would imply that our subjective time fills all objective space. It takes no time to go anywhere. This is what happens in expansion of consciousness. We can fill the entire universe with our consciousness and at infinite speed and be everywhere at once. In other words, become omnipresent. तो जो थर्ड फिगर आपको दिख रहा है, इसमें वो जो ऑल्टर्ड स्टेट में सब्जेक्टिव टाइम एक एंगल पे डेविएट हुआ था, अब ये कोई ऐसा स्टेट का बात कर रहा है जब मान लो उस स्टेट में जो सब्जेक्टिव टाइम वाला एक्सिस था वो आपका पूरा पूरा जाके मर्ज कर गया इसका आपका ऑब्जेक्टिव स्पेस के साथ. तो उसमें क्या होता है,
क्योंकि आप इन्फिनिट स्पीड में मूव करते हो, तो जो पूरा ऑब्जेक्टिव स्पेस है आप पूरे को कवर कर लेते हो। और जो आपका टाइम का एक्सपेंशन था, जो पिछला वाला ऑल्टर्ड स्टेट में हो रहा था, इसमें क्या हुआ कि जो आपका सब्जेक्टिव टाइम वाला एक्सिस था या वो प्लेन था, वो ऑब्जेक्टिव स्पेस जो है, रियल जो यहाँ 3D स्पेस जो है, उसके ऊपर एकदम ओवरलैप हो गया। मतलब आपका टाइम का जो एक्सपीरियंस करने का क्षमता था, वो इतना एक्सपैंड हो गया कि आपको लग रहा है आप हर चीज एक बार में एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। तो जो ऑब्जेक्टिव स्पेस के साथ सब्जेक्टिव टाइम मिला, तो वो स्टेट में आप ओमनी प्रेजेंट हो गए हर जगह। इसको आप समाधि जैसा जो डीप मेडिटेशन वाला स्टेट है, उससे कंपेयर कर सकते हो। उसमें आप ऐसा डीप ट्रांस में चल जाते हो कि आपको अपना बॉडी, ब्रेथ, सब कुछ एकदम इररिलेवेंट लगता है और आप फील करते हो वो एसेंस, ओमनी प्रेजेंस, वो इन्फिनिट पोटेंशियल एनर्जी का हर जगह। तो वहां पे वो जो स्पेस और टाइम का डिस्टिंक्शन है, वो इररिलेवेंट हो जाता है और स्पेस और टाइम एक हो जाता है, एक डायमेंशन बन जाता है। या इसमें बस मैं कोशिश कर रही हूँ खुद ऐड करने का, ताकि मैं भी समझी हूँ कि नहीं, मुझे पता चले। बता देना कि पहले ये था ऑब्जेक्टिव टाइम, ये था ऑब्जेक्टिव स्पेस, और उसी के ऊपर जब ऑल्टर्ड नहीं है हमारा कॉन्शियसनेस, व्हेन वी आर इन द 3D कॉन्शियसनेस परसेप्शन, तो सब्जेक्टिव टाइम और ऑब्जेक्टिव टाइम उसी के ऊपर होता है। ग्राफ वाइज अगर हम देखें तो एग्जैक्टली प्लेस लाइक दैट। जब हम फ्लो स्टेट में होते हैं या मेडिटेटिव स्टेट या जो भी करके हमारा कॉन्शियसनेस जब एक्सपैंड करता है या फिर ऑल्टर हो जाता है रादर देन 3D कॉन्शियसनेस, तो तब क्या होता है कि हमारा जो एक्सेस है फील करने का टाइम को और स्पेस को, वो टिल्ट हो जाता है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एक्सेस। तो अब एक पॉइंट ऐसा आता है, तो इसमें बस मैं ये ऐड करूंगी कि आप देख रहे हो कि ये जो सब्जेक्टिव स्पेस है वो भी टिल्ट हो गया है, और ये सब्जेक्टिव टाइम है, राइट? ओके। हाँ, तो एनीवेज मतलब स्पेस का एक्सपीरियंस भी कहीं ना कहीं अलग होता है। मतलब हम यहाँ रह के भी रूम में क्या चल रहा है वगैरह, उसके बाहर आई एम जस्ट इन माई वर्क, फॉर एग्जाम्पल इन फ्लो स्टेट। इसी को अगर हम इतना ज्यादा अपने कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड कर दे या फिर वो शून्य के स्टेट में पहुंच जाए इन अ वे, तो ऐसा हो सकता है कि पूरा 360 डिग्री, आई थिंक दैट्स व्हाट दे आर टेलिंग, राइट, कि पूरा ये ग्राफ जो है सब्जेक्टिव वाला वो 360 टर्न हो, 360 नहीं 180 डिग्री टर्न हो जाएगा। तो जो ऑब्जेक्टिव टाइम है वहां पे सब्जेक्टिव स्पेस आ गया, और जो सब्जेक्टिव टाइम है वहां ऑब्जेक्टिव स्पेस आ गया। इसीलिए ऑब्जेक्टिव स्पेस मतलब हम अपने टाइम, हमारा जो सब्जेक्टिव टाइम है उसमें हम ओमनी प्रेजेंट हो गए, हम हर स्पेस में एट द सेम टाइम हो गए, right? So we are experiencing the entire universe at that point because we have reached that epic level of consciousness expansion. इसमें बस एक करेक्शन करूंगा, इसमें 180 डिग्री रोटेट नहीं हो रहा है, 90 डिग्री रोटेट हो रहा है। आप देखो, ऑब्जेक्टिव स्पेस और सब्जेक्टिव टाइम एक साथ है। तो सब्जेक्टिव टाइम पहले वाई एक्सिस पे था ऊपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइम के साथ, तो वहां से बस 90 डिग्री रोटेट करके ऑब्जेक्टिव स्पेस के साथ मर्ज कर गया। अच्छा, हाँ ठीक है, या मेक सेंस। हाँ, फिर 90 थर्ड 90 लास्ट डिग्री, वाला हाँ। पैराग्राफ। So here you are seemingly moving at infinite speed in the dark void. You are leaving this universe of ours, which now looks like a luminous watermelon to the in the distance. You look up in disbelief. चलो इसको आगे दूसरा टॉपिक पे एक्सटेंड कर रहा है, बट वही बोल रहा है कि जैसे वो आप समाधि वाला टाइप का स्टेट्स में जाते हो, डीप ट्रांस का, तो उसमें वो टाइमलेसनेस, इन्फिनिटी को एक्सपीरियंस करने का आपका क्षमता आ जाता है। तो आपको लगता है एक बार में आप सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो, हर जगह प्रेजेंट हो, मल्टीपल इन्फिनिट नंबर ऑफ हेलुसिनेशंस आपको आ रहे हैं, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव स्पेस वाला जो प्लेन है, वहां तक डेविएशन चल जाता है उस टाइप का पर्टिकुलर ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में, जहां आपका सब्जेक्टिव टाइम मर्ज कर जाता है ऑब्जेक्टिव स्पेस का जो ये प्लेन है। तो वो उसी टाइप के स्टेट्स में होता है, समाधि टाइप के, जिसमें आप एकदम डीप ट्रांस में चल जाते हो। तो उसी को बता रहा है। हाँ
हाँ, और इसीलिए वो बोलते हैं ना, कार्ला के चैनलिंग के टाइम पे भी कि वो समाधि में रहती थी तब चैनलिंग होता था, और उसमें बोला भी गया था कि हर कॉन्शियसनेस एक्चुअली यूज्ड टू लीव and go and rest somewhere where Ra, social memory complex, used to take care of her consciousness or spirit or whatever, and then Ra used to come and speak through her. तो एस्ट्रल प्रोजेक्शन भी ऐसे ही होता है, यू कैन से कि आप समाधि के इस पॉइंट पे चले जाते हो, देन यू कैन ट्रैवल इन द यूनिवर्स वेर एवर यू वांट. तो या आई थिंक वी आर डन विद दिस. अब क्या करना है? Now we will cover the PDF of Dean Graves. सो क्वेश्चन आंसर्स वील टेक इन द एंड ना. ठीक है. Okay. सो मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन इसमें दे देता हूँ. आपका प्रेमा हीलिंग मेडिटेशन करके एक नॉन प्रॉफिट स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है. उसको अमेरिका में ही डीन ग्रेव्स और कैरल क्रेन, ये दोनों पार्टनर्स है, ये लोग रन करता है. तो डीन ग्रेव्स भी आपका लॉ ऑफ वन का स्कॉलर है, प्लस काफी सारा रिसर्च किया है उन्होंने स्पिरिचुअलिटी के ऊपर. मेडिटेटर भी हैं, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी करते हैं. लॉ ऑफ वन के बारे में उन्होंने अपना सीरीज पॉडकास्ट बनाया है, और साथ में वो डीप मेडिटेटर है, तो अपने हायर सेल्फ को भी वो चैनल कर पाते हैं. तो उनका पॉडकास्ट सीरीज है सिंपल एनलाइटनमेंट करके. उसमें उन्होंने पॉडकास्ट के थ्रू लॉ ऑफ वन को बहुत रिफाइंड वे में सिंपली एक्सप्लेन किया है. उसमें मेडिटेशन डाल के वगैरह, ताकि इमोशनल बैगेज, कैटलिस्ट वगैरह को कितना इफेक्टिवली हम लोग डील कर सकते हैं नॉर्मल लाइफ में, वो सब के बारे में उन्होंने एक्सपैंड किया. उनका यूट्यूब चैनल भी है डीन ग्रेव्स नाम से, वहां पे भी वो अपना प्लेलिस्ट बना के रखे हैं लॉ ऑफ वन के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करते हुए. तो जैसे कि यहाँ हम लोग टाइम, स्पेस टाइम, इन्फिनिटी, ये सब के बारे में एक्सपैंड कर रहे हैं अपना मीनिंग एंड डेफिनेशन. तो उनका भी जो सीरीज है पॉडकास्ट का, उसमें उन्होंने जो क्रिएशन का एक्सपेंशन है इन्फिनिटी से, उसके ऊपर जो उन्होंने डिस्कस किया है, एक पर्टिकुलर एक्सर्प्ट है, उसमें उन्होंने बात किया है कि कैसे इन्फिनिटी से स्पेस टाइम बना है और क्या क्या उसमें बाउंडेशंस और डिविजन्स है. तो उसको हम लोग पीडीएफ में रीडिंग करके थोड़ा कवर करेंगे. ओके, थैंक यू फॉर द बैकग्राउंड और उनका इंट्रोडक्शन के लिए. डू यू वांट मी टू रीड एंड देन यू विल एक्सप्लेन? ओके, आई विल रीड. कहाँ से? यहाँ से एडिशनल या सेकेंड पैराग्राफ से करूं? Can you hear me? I'll start from the beginning. Additional. Okay. You can hear me, right? हमारा वीडियो क्यों अटक रहा है? Additional experiential variety can be obtained by projecting soul streams into an environment different from the bias of the sponsoring higher self. Earth is an excellent example of this because it is a Ra love experience functioning within a La wisdom environment. This is just one of the numerous conditions that make Earth a unique and potentially challenging experience. सेकेंड पैराग्राफ कंटिन्यू करो. ठीक है. There are three primary categories of environments that the creation we enjoy offers, and consciousness simultaneously participates in each of these environments according to its perpetual abilities. Consciousness' ability to be aware of the environment while within them is determined by its degree of awareness, which is usually characteristic of a consciousness level. The nature of these three working environments has historically been described as a dream within a dream within a dream. Consciousness may participate with awareness in one or all three of these environments simultaneously, but it is unusual for consciousness in the lower densities to be able to participate with awareness in more than one or maybe two of these categories at a time.
तो इसमें आपका टाइम के बारे में बात किया गया है इन्फिनिटी से। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो हमारा अर्थ एक्सपीरियंस और बाकी पूरा क्रिएशन का जो बनाया गया है पूरा डिजाइन, उसमें 3 प्राइमरी कैटेगरीज है जिसको क्रिएशन एज अ बेंचमार्क बोल सकते हो, वो मैट्रिक्स के डिजाइन में इम्प्लीमेंट करता है। तो उसमें आपका क्या बोलते हैं, डिपेंड करता है कॉन्शियसनेस जो पार्टिसिपेट कर रहा है पर्टिकुलर डेंसिटी में, वो उस हिसाब से अपना अवेयरनेस के लेवल के हिसाब से तीनों को एक्सेस कर सकता है, या फिर सिर्फ कोई दो को, या फिर कोई एक को। अब जैसे 3D एक्सपीरियंस है, 3D एक्सपीरियंस में हम लोग का वेल लगा होता है तो हम लोग एक को ही एक्सपीरियंस कर पाते हैं जो कि स्पेस टाइम होता है। फिर बोल रहा है कॉन्शियसनेस इज एबिलिटी टू बी अवेयर ऑफ द एनवायरनमेंट while within them is determined by the degree of awareness which is usually characteristic of a consciousness level. The nature of these three working environment has been historically described as a dream within a dream within a dream. तो बोल रहा है कि जो क्रिएशन है उसमें जो फर्स्ट क्रिएशन होता है इन्फिनिटी से लेके 8th डेंसिटी से लेके फर्स्ट डेंसिटी तक, तो उसमें 3 लेयर्स रहते हैं टाइम और स्पेस को उसमें लेते हुए। पहला एक ओरिजिनल ड्रीम रहता है, उसके अंदर एक और नेस्टेड ड्रीम रहता है, और उसके अंदर एक और नेस्टेड ड्रीम रहता है। जैसे कि एक रशियन डॉल सेट होता है, एक डॉल खोलोगे अंदर से दूसरा निकलता है, फिर उसके अंदर से छोटा वाला। तो वैसे ही पूरा 3 लेयर से बना हुआ है। कॉन्शियसनेस में पार्टिसिपेट विद अवेयरनेस इन वन और ऑल ऑफ द these environments simultaneously, but it is unusual for consciousness in the lower densities to be able to participate with awareness in more than one or maybe two of these at a time. तो वही बोल रहा है जो पहले मैंने कहा कि डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो एंटिटी है वो टैप कर पाता है या तो तीनों में साइमल्टेनियसली या कोई दो या एक। तो कुछ ऐड करना है? आवाज चला गया। हाँ, मेरा बस एक क्वेश्चन है कि ये जो 3 प्राइमरी कैटेगरीज ऑफ एनवायरनमेंट क्रिएशन का बोल रहा है, हाँ मुझे समझ आ गया कि 8th डेंसिटी टू 1 डेंसिटी में एनवायरनमेंट का फर्क होता है और कॉन्शियसनेस अपने अवेयरनेस के अकॉर्डिंग वो एनवायरनमेंट्स एक्सपीरियंस करती है। और लास्ट में ये बताया है कि हायर कॉन्शियसनेस वाले लोग सारे डेंसिटीज का एक्सपीरियंस कर सकते हैं एनवायरनमेंट, बट लोअर डेंसिटीज के कॉन्शियसनेस हायर नहीं कर पाएंगे, है ना? या फिर एक से ज्यादा या दो से ज्यादा एक ही टाइम पे नहीं एक्सपीरियंस कर पाएंगे स्पेस। लेकिन यहाँ पे जो ये 3 प्राइमरी कैटेगरी है वो क्या है क्रिएशन का, जिसमें जिसको मतलब एक ओरिजिनल ड्रीम बोला, तो वो सेकंड सेट में क्या आता है और वो थर्ड सेट में क्या आता है ड्रीम ड्रीम का? सेकंड पैराग्राफ में एक्सप्लेन करेगा, इसलिए मैं छोड़ दिया उसको। अच्छा, ओके, कंटिन्यू। तो तुम्हें रीड कर लो, बिकॉज आई थिंक इफ यू आर रीडिंग इट यू आर एबल टू अंडरस्टैंडिंग, यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर ना, बिकॉज तुम तुमको रीड करना ही हो रहा है बाद में भी। तो कंटिन्यू। इसमें बोल रहा है द 7th and 8th डेंसिटी एनवायरनमेंट द थर्ड ड्रीम इज डिस्क्राइब्ड सिंपली एज इंफिनिटी। तो बोल रहा है जो 7th और 8th डेंसिटी में जो क्रिएटर अपने आप को डिस्टॉर्ट करके जो वो दो डेंसिटीज फॉर्म होती है, उसमें जो ऑपरेट करता है प्राइमरी कैटेगरीज में से जो पहला है वो है इंफिनिटी, एंड एवरी कॉन्शियसनेस फ्रैक्टल फंक्शंस विद इन इट, एंड लाइक द आउटसाइड shell of a Russian doll set, it is possible for consciousness at every level of creation to experience the infinity environment directly, but improbable below 5th density consciousness. तो क्योंकि infinity जो पेंटिंग कैनवस है उसके ऊपर ही ब्रश चला के क्रिएटर ने अलग अलग प्ले के कैरेक्टर्स पेंट किए हैं और एंटिटीज वगैरह, तो इन्फिनिटी के अंदर ही सब कुछ चल रहा है, और उसी को एज अ फाउंडेशन या फिर क्या बोले मैट्रिक्स का इन्वायरमेंट लेके उसी के अंदर सब कुछ वीव किया जा रहा है। तो यहाँ बोल रहा है कि जितने भी फ्रैक्टल्स है वो उसके अंदर ही फंक्शन करते हैं। तो फ्रैक्टल्स को यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रहे हैं लाइक अ डिस्टॉर्शन। तो जो 8th डेंसिटी है उससे
कम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है 7th डेंसिटी का, सिमिलरली 6th का, 5th का, तो उसको फ्रैक्टल्स बोला जा रहा है। ओरिजिनल जो 8th डेंसिटी के परे सिंगुलैरिटी है उसी का फ्रैक्टल है 8th, फिर 7 है, मतलब डिस्टॉर्शंस है। फिर बोल रहा है बिलो 5th डेंसिटी इंफिनिटी का जो एनवायरनमेंट है उसको डायरेक्टली टैप नहीं कर पाता है 4th, 3rd, 2nd, 1st डेंसिटी के कॉन्शियसनेस। बिगिनिंग with the 6th density, the environment earth science has labeled as time space, or more colloquially the metaphysical world is nested within infinity and is the second dream। तो बोल रहा है infinity के बाद जो second primary category आता है जो कि 6th डेंसिटी का एनवायरनमेंट है और जिसको हमारे यहाँ साइंटिफिक कम्युनिटी ने टर्म किया है टाइम स्पेस, जो आइंस्टाइन ने भी बताया था कि टाइम रिलेटिव है और टाइम को भी एज अ मल्टी डायमेंशनल कंपोनेंट हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कल जैसे उस वीडियो में भी हमने देखा कि कैसे टाइम को वॉल्यूमेट्रिकली भी हायर डायमेंशंस में एक्सपीरियंस किया जाता है, तो उसी को बोल रहा है ये टाइम स्पेस वाला डायमेंशन है जो कि 6th डेंसिटी का फाउंडेशनल लेयर होता है, जो कि इन्फिनिटी के अंदर ही है, लेकिन क्योंकि इन्फिनिटी से नीचे वो एक डिस्टॉर्टेड या फ्रैक्टल है इन्फिनिटी का ही, इसलिए वहां से एक जो कंप्लीट एक्सेस है इन्फिनिटी का वो कंप्लीटली नहीं लिया जा सकता है, बट वो इन्फिनिटी के अंदर ही है, इन्फिनिटी का ही एक डिस्टॉर्टेड पार्ट। फिर बोल रहा है ये मेटाफिजिकल वर्ल्ड जिसको बोला जाता है उसको ही टाइम स्पेस से, अगर आप ऐसे टर्मिनोलॉजी में देखोगे स्पेस टाइम का, मेटाफिजिकल वर्ल्ड जो है उसको टाइम स्पेस से डिनोट किया जाता है। वो इन्फिनिटी के अंदर ही नेस्टेड सेकंड ड्रीम है। द एनवायरनमेंट्स ऑफ इन्फिनिटी and time space are naturally occurring, but nothing is actually created extracurricular to the environment characteristic of the density। तो बोल रहा है कि जो इन्फिनिटी और टाइम स्पेस है वो नेचुरली जैसे इन्फिनिटी का डिस्टॉर्शन होकर टाइम स्पेस क्रिएट हो रहा है, वो इन्फिनिटी के अंदर ही टाइम स्पेस भी है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ अलग इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है, वो इन्फिनिटी के अंदर ही है टाइम स्पेस भी, लेकिन वो डिस्टॉर्टेड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है लोअर एंटिटीज का, इसलिए वो लोग को लगता है कि एक ड्रीम है जिसके अंदर एक और ड्रीम है और वो सेकंड वाला ड्रीम को हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कुछ ऐड करना है इसमें? नहीं, इसमें क्लियर हो गया है कि भाई मतलब ये बोल रहे हैं कि जो इन्फिनिटी ड्रीम है, जो हम बोलते हैं कि फर्स्ट देयर वाज दिस ओरिजिनल थॉट या ड्रीम, उसी को वो बोल रहे कि वो 8th to 7th और 6th के शायद हायर लेवल तक होता है। फिर 6th डेंसिटी से शुरू हो जाता है उस ड्रीम के अंदर एक और ड्रीम देखना, जो जो 6th डेंसिटी एंड बिलो के एंटिटीज देखते हैं। तो वो टाइम स्पेस हो जाता है, उसमें टाइम वॉल्यूमेट्रिक होता है, दे कैन स्टिल बी लाइक इन डिफरेंट प्लेसेस बट नॉट लाइक इन्फिनिटी नहीं है। फिर भी वो इन्फिनाइट स्पेस में एक साथ नहीं रह सकते हैं वो, कि एक ही टाइम में दे आर एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग, ये नहीं है। बट दे हैव एक्सेस टू पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जो हम मेटाफिजिकल भी बोलते हैं, उस टाइप का एक्सपीरियंस क्रिएशन का या लाइफ का आप बोल सकते हो। तो वो सेकेंड सेट ऑफ ड्रीम है विद इन द फर्स्ट ओरिजिनल ड्रीम। एंड नाउ यू विल स्पीक अबाउट द थर्ड काइंड ऑफ ड्रीम, जो सेकेंड ड्रीम के भी अंदर में ड्रीम हो रहा है। तो अर्थ साइंस कॉल्स द फर्स्ट ड्रीम, जो कि थर्ड लेयर है, थर्ड कैटेगरी वाला है, प्राइमरी वो स्पेस टाइम, which is the perception of an authentic physical world at times, as time space is nested within infinity, space time is nested within time space, but where time space is a refinement of higher consciousness environment, space time is an effect of first density, the lowest consciousness density। हाँ, तो इसमें बोल रहा है कि जो थर्ड कैटेगरी है प्राइमरी, वो 3 जो कैटेगरीज से क्रिएशन मैट्रिक्स का, उसमें सबसे लोएस्ट लेवल ड्रीम है आपका स्पेस टाइम, जो हम लोग फिजिकल वर्ल्ड एक्सपीरियंस करते हैं वो है स्पेस टाइम। और टाइम स्पेस जो है मेटाफिजिकल वर्ल्ड, उसके अंदर एक और फ्रैक्टल है और डिस्टॉर्टेड लेयर्स ऑफ फ्री विल इंटॉक्सिकेशन के बाद ये आपका स्पेस टाइम वाला लेयर क्रिएट हुआ है, जो हम लोग फिजिकल वर्ल्ड एक्सपीरियंस करते हैं उसका बात कर रहे हैं।
लेकिन ये बोल रहा है कि जो टाइम स्पेस है वो हायर कॉन्शियसनेस, जबकि सिक्स्थ डेंसिटी है, सिक्स्थ डेंसिटी का जो एनवायरनमेंट है वो मतलब लिमिट है टाइम स्पेस का, वो पूरा मतलब टाइम स्पेस क्या है वहां तक सीमित है, उसके आगे फिर धीरे धीरे टाइम स्पेस का रेलेवेंस खत्म होता है और इन्फिनिटी कैरी ऑन करने लगता है। सिमिलरली जो स्पेस टाइम है वो फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड है, तो वो उसका अलग है रिप्रेजेंटेशन, जो कि फर्स्ट डेंसिटी एलिमेंट्स के साथ है, जो कि आपका पंच तत्व हो गया, ये ईथर, स्पेस, एयर, वाटर एंड ये फायर और अर्थ। तो ये सारे जो एलिमेंट से बना हुआ है ना पंच तत्व से, उससे फॉर्म होता है फिजिकल वर्ल्ड। तो स्पेस टाइम उसके साथ बाउंड है, लेकिन टाइम स्पेस जो है उसका अलग एनवायरनमेंट है सिक्स डेंसिटी में, जो कि मेटाफिजिकल वर्ल्ड आ जाता है। फिर बोल रहा है द नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस इज इवोल्यूशन is to evolve from a lower consciousness to a higher consciousness, so we progress out of the exclusive perception of authenticity of first density physical environment of space time and into the experience of sixth density environment of time space and eventually the eighth density environment of infinity. तो इसमें वही बोल रहा है कि नेचर जो है कॉन्शियसनेस का एवोल्यूशन का, वो वैसे ही डिजाइन किया गया है क्रिएटर के द्वारा कि फर्स्ट डेंसिटी से इवॉल्व करते करते, यानी स्पेस टाइम को एक्सपीरियंस करते करते, हम लोग जैसे जैसे डेंसिटीज मूव करेंगे, स्पेस टाइम से जो फाउंडेशन है वो हट के टाइम स्पेस में आ जाएगा। फिर टाइम स्पेस जो है वो सिक्स डेंसिटी का एनवायरनमेंट है जो हम लोग एक्सेस करते हैं, और सिक्स डेंसिटी जो टाइम स्पेस एनवायरनमेंट है उसको भी जैसे जैसे कॉन्शियसनेस इवॉल्व होगा सरपास करके इवेंचुअली जो एट्थ डेंसिटी का एनवायरनमेंट है इन्फिनिटी, वहां तक हम लोग का प्रोग्रेशन ऐसे ऐसे सीरियली जाएगा, एक के बाद एक लेयर्स ऑफ ड्रीम को अनडिस्टॉर्ट करते करते। अब स्पेस टाइम को अनडिस्टॉर्ट करोगे, टाइम स्पेस में जाओगे, मेटाफिजिकल वर्ल्ड में पूरा टाइम मेटाफिजिकल एंटिटी टाइप ही रहोगे, लाइट बॉडी बन के। फिजिकल केमिकल बॉडी आपका मतलब नहीं रहेगा, रेलेवेंट नहीं रहेगा। फिर जैसे ही आप लाइट बॉडी से इन्फिनिटी का एनवायरनमेंट में टैप करोगे तो आप लाइट बॉडी भी नहीं रहोगे। तो वैसे वैसे शिफ्ट हो जाता है कॉन्शियसनेस, जैसे जैसे लेयर्स ऑफ डिस्टॉर्शन हटाते रहेंगे हम लोग एवोल्यूशन के थ्रू। फिर बोल रहा है द ऑथेंटिसिटी ऑफ स्पेस टाइम सिंपली फेड्स अवे एज परसेप्शंस आर इंक्रीमेंटली मॉडिफाइड बाय हायर कॉन्शियसनेस अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस बिकम्स अनअटैच्ड टू द फिजिकल। हाँ, तो वही बोल रहा है कि जैसे जैसे आपका कॉन्शियसनेस लेवल आगे बढ़ेगा तो जो अटैचमेंट है आपका फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड के साथ वो छूटता रहेगा, और एक टाइम आएगा जब आप कंप्लीटली अनअटैच हो जाओगे फिजिकल से और मेटाफिजिकल में घुसोगे। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताना, एम आई राइट इन अंडरस्टैंडिंग दिस कि जो इन्फिनिटी का एक्सपीरियंस होता है वो 8th और 7th डायमेंशन में होता है, ठीक है? फिर टाइम स्पेस का एक्सपीरियंस शुरू होता है, उसका हाईएस्ट लेवल है 6th डेंसिटी, फिर 6th से 4th तक टाइम स्पेस का होता है, और जो स्पेस टाइम का होता है वो 3rd से 1st डेंसिटी एंटिटीज का होता है। आई गॉट मैं दिस, लाइक एक करेक्शन बस करूंगा। थर्ड डेंसिटी से जब आपको पता चल जाता है ना कि ये प्लैनेट ऑफ चॉइस है, और आपको हार्वेस्ट का पता चलता है या असेंशन जो भी है, तो तब क्या होता है, जैसे आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है तो येलो रे से ग्रीन रे में आपका शिफ्ट होना स्टार्ट होता है, तब आप धीरे धीरे टाइम स्पेस लेयर के साथ कनेक्ट बनाना स्टार्ट करते हो। जो कंप्लीट कनेक्ट, एक कंप्लीट एक्सेस है, वो सिक्स्थ डेंसिटी पहुंच के आप पूरा एक्सपीरियंस कर पाते हो। धीरे धीरे थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक धीरे धीरे वो एक्सेस बढ़ते जाता है। सिमिलरली जब आप फिफ्थ और सिक्स्थ में रहते हो तब आप इन्फिनिटी को भी एक्सेस कर सकते हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा। जैसे जैसे आपका कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ेगा वो आपको कंप्लीट एक्सेस मिल जाता है, तो एट्थ में जाके आपको फुल एक्सेस मिल जाता है। मतलब ब्लरी लाइंस है ना, बेसिकली स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज नहीं है, ऐसे मतलब ब्लर हो रहा है एक दूसरे में वो एक्सपीरियंस, ड्रीम वैसा है। तो हाँ, ठीक है। एंड तो क्योंकि मैं बोल रही थी कि स्पेस टाइम तो हम 3D में भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, राइट?
तो फर्स्ट डेंसिटी एंटिटी से लेकर सेकंड टू थर्ड में हम स्पेस टाइम ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं। फिर यहाँ पे जब हम लोग का टैप इन होता है या फिर व्हील ऑफ फॉरगेटिंग जब हम पियर्स करते हैं, फिर हो सकता है कि हम टाइम स्पेस में जाना शुरू करें, जैसे कि ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में। फिर हम पूरी टाइम स्पेस में रहना सीखते हैं और उसको एक्सपीरियंस करते हैं फ्रॉम फोर्थ टू सिक्स्थ। सिक्स्थ में वी आर एक्सपर्ट्स ऑफ टाइम स्पेस, है ना, एंड वी स्टार्ट ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग इंफिनिटी at that level, and then we go on to infinity. हाँ, यही सही बात है। ऐसे ही प्रोग्रेशन होते रहता है, तो धीरे धीरे अभी क्या है कि ज्यादातर लोग अभी बस एक ड्रीम को ही एक्सेस कर पा रहे हैं, जो कि स्पेस टाइम है। लेकिन जैसे जैसे अपना कॉन्शियसनेस बढ़ाएंगे, उनका एबिलिटी आ जाएगा कि वो तीनों को साइमल्टेनियसली बैक एंड फोर्थ स्विच करके अपने हिसाब से एक्सपीरियंस कर पाए। राइट, तो ये कंटिन्यू करना है सिक्स्थ वाला पेज। हाँ, ये नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ता हूँ। The experiential densities simultaneously experience time space and space time, but fifth density's primary environment is time space, with only an occasional visit at their discretion to space time. Fourth density is a transitional density because it begins the density with the primary experience of space time, but as free will intoxication subsides within the density, consciousness begins to transition its primary awareness to time space. Third density, the consciousness level that the population of Earth still enjoys. It's primarily aware of only space time, but has the capacity to occasionally experience time space with limited awareness during such intentional exercises such as meditation. तो इसमें बता रहा है कि जो फिफ्थ डेंसिटी के एंटिटीज होते हैं, वो जनरली टाइम स्पेस को ही एक्सपीरियंस करना पसंद करते हैं, और जब जब उनको कोई कैटलिस्ट का जरूरत पड़ता है अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, वो लोग स्पेस टाइम में टैप करते हैं और वो एक्सपीरियंस लेते हैं थोड़ा देर के लिए, फिर दोबारा टाइम स्पेस में स्विच कर जाते हैं वापस। फोर्थ डेंसिटी क्या है कि वहां फिर भी स्पेस टाइम का भार ज्यादा रहता है, भले ही वहां जाके आप टाइम स्पेस को और अच्छे से एक्सेस कर पाते हो, लेकिन जैसे जैसे वहां भी आप ग्रोथ आपका होता है और आपका कॉन्शियसनेस बढ़ता है और फ्री विल इंटॉक्सिकेशन कम होता है, तो वहां भी धीरे धीरे जो फोर्थ डेंसिटी एंटिटी है, चाहे तो अपना जो एक्सपीरियंस लेवल है ऐसे शिफ्ट कर सकता है कि ज्यादा से ज्यादा टाइम वो टाइम स्पेस में बिताए, और जब जब उसको जरूरत पड़े कोई कैटलिस्ट का, तभी वो स्पेस टाइम में है। और थर्ड डेंसिटी का तो बता ही रहा है कि ज्यादातर लोग अभी भी स्पेस टाइम ही एंजॉय कर रहे हैं, बट हाँ कैपेसिटी है, जैसे मेडिटेशन एक हो गया एक्सपीरियंस प्रैक्टिस, जिसके थ्रू आप वो लिमिटेड अवेयरनेस हटा सकते हो और यहाँ भी टाइम स्पेस ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस करने का अपना कैपेबिलिटी डेवलप और कर सकते हो। या परफेक्ट, कंटिन्यू। तो इसमें तो आगे फिर और कुछ ऐसा है नहीं, फिर वो डेंसिटीज का ही बात कर रहा है। बेसिकली जो स्पेस टाइम का वो जो 3 लेयर्स के बारे में डेफिनेशन था, वो इतना ही था जो हम लोग के टाइम के लिए जरूरी है। ठीक है, एक मैं चार्ट दिखाऊंगी जो मैंने शेयर किया था हमारे ग्रुप में। वो काफी इंटरेस्टिंग था, इमेजेस में है एंड इट्स रिलेटेड टू दिस आल्सो। ये वाला, ये दिख रहा है ना आप लोग को? तो इसको मैं जूम कर पाऊंगी क्या? डाउनलोड कर दिया, डाउनलोड करके कहाँ गया? अभी डाउनलोड किया था, सॉरी, फिर भी नहीं आ रहा। ठीक है, वहीं से देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हो फर्स्ट डेंसिटी ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। ऑक्टेव्स दिखा रहा है यहाँ पे, 7 फिर 7 फिर 7। तो यहाँ पे 3D फर्स्ट डेंसिटी टू थर्ड डेंसिटी ऐसे दिखा रहा है। और यहाँ पे क्या है, पहले फायर, एयर, अर्थ, वाटर, एथर वाला फर्स्ट डेंसिटी हुआ। सेकंड डेंसिटी हुआ प्लांट्स एंड एनिमल्स। थर्ड हुआ एनसोल्ड ह्यूमंस, है ना, कि सोल्स के अंदर ह्यूमन फॉर्म में हम हैं, सॉर्ट ऑफ। तो
वो हम फिर 7th डेंसिटी, नहीं फर्स्ट ये क्या है, हाँ 3D, तो 3D के अंदर भी 7 लेवल्स है। याद है हमने रॉ मटेरियल में भी ये सीखा था कि या देयर इज अ ओवरऑल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डेंसिटी, बट हर डेंसिटी के अंदर भी 7 लेवल है। तो वही ये दिखा रहा है कि थर्ड डेंसिटी के अंदर भी ये 7 लेवल्स है। फिर हम 4D में जाते हैं तो उसमें भी 7 लेवल्स है। तो 4D में लिखा है कि बाइपीडल एनर्जी बॉडीज होती है ना। यहाँ पे तो हम लोग का जैसा केमिकल ह्यूमन बॉडीज है, हम बायोलॉजिकल केमिकल ह्यूमन बॉडीज, वहां पे भी हमारे बाइपीडल मतलब 2 हाथ पैर वाले आई गेस, और एनर्जी बॉडीज में ही वो होती है। फिर ये 5D में जाके पूरी लाइट बॉडी हो जाता है, शायद बाइपीडल कोई फॉर्म नहीं होता होगा, एनर्जी भी होता है उसमें। फिर 6D में लाइट बॉडी और 7D में प्योर लाइट सॉर्ट ऑफ। तो आई जस्ट थॉट दिस वाज इंटरेस्टिंग। और ये टाइम स्पेस, ये स्पेस टाइम दिखा रहा है। तो स्पेस है इधर उधर जा सकता है, और टाइम लीनियर है, टाइम को हम नहीं रेगुलेट कर पाते हैं। और टाइम स्पेस में हो गया कि हम स्पेस एक ही सपोज है, स्पेस लीनियर है इन अ वे, और टाइम हम अलग अलग जगह पे एक्सेस कर पाते हैं। तो इसका भी और भी मतलब जैसे हमने समझा कि दीज आर वेरी ब्लरी, इट्स नॉट स्ट्रिक्ट कैटेगरीज। तो वो टाइम स्पेस में भी, स्पेस टाइम में भी जा सकते हैं, जैसे हायर से मतलब डेंसिटीज के बीइंग्स है, एंटिटीज है, जब वो उनको कुछ कैटलिस्ट वगैरह लेना है, जैसे सन्मित्रा ने समझाया। और इसमें से और कुछ समझाना है क्या सन्मित्रा इस इमेज से? इसमें और तो कुछ नहीं है, बस एक चीज ऐड करूंगा कि थर्ड डेंसिटी में अभी हम लोग का पूरा केमिकल बॉडी है। तो जैसे ही फोर्थ डेंसिटी में हम लोग जाएंगे तो वो आपका केमिकल बॉडी तो रहेगा, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिकल बॉडी होने का भी, लाइट बॉडी वाला कैरेक्टरिस्टिक्स भी बढ़ जाएगा। फिर जैसे ही आप फिफ्थ में जाओगे, वहां जाके जो आपका केमिकल बॉडी है उसका और जो लाइट बॉडी का परसेंटेज है वो मोटा मोटी बराबर हो जाएगा। और जब आप सिक्स में जाओगे तो आप कंप्लीटली लाइट बॉडी, जैसे रा लोग है, उसमें कन्वर्ट हो जाओगे। ओके, या और यहाँ पे जैसे दिखा है कि थर्ड डेंसिटीज ऑफ चॉइस, तो एसटीएस या एसटीओ या फिर नन, मतलब हमने कुछ चूज ही नहीं किया है ना, तो रिपीट करेंगे। या फिर इनर प्लेन्स में भी जैसे होते हैं गोस्ट या स्पिरिट्स या आर्कएंजल्स वगैरह, हु हैव डिसाइडेड टू हेल्प थर्ड डेंसिटी बीइंग्स एंड दे स्टे इन द इनर प्लेन्स। तो फिर ऐसे दिखाया है कि फोर्थ डेंसिटी में फिर ये ऐसे 2 वर्ल्ड्स हो गए। फिफ्थ डेंसिटी में भी एसटीओ एंड एसटीएस, यहाँ पे हेवनली वॉर्स हो रहा है। फिर सिक्स डेंसिटी में से 7 डेंसिटी जाने के लिए फिर ये जो विभाजन है सर्विस टू सेल्फ और सर्विस टू अदर्स का, या नेगेटिव और पॉजिटिव पोलैरिटी का, उसको खत्म करके ही दोनों को जाना पड़ता है 7 डेंसिटी में। ठीक है। हाँ, या तो वो जो फाउंडेशनल डेंसिटी वाला एक्सपीरियंस के बारे में स्पेस टाइम टाइम स्पेस से अभी एक्सप्लेन किया, उसको और अच्छे से समझा सकते हैं, एक बार वो क्लिप प्ले कर देना, टाइम मैट्रिक्स। राइट। ये वाला हाँ, तो यहाँ हम लोग बात कर, आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, अब देखना। हाँ, तो यहाँ हम लोग बात करेंगे टाइम मैट्रिक्स का। हाँ, ठीक है। तो जो थर्ड डेंसिटी एक्सपीरियंस है वो 75,000 ईयर्स का जनरली एक लिमिट दिया जाता है ग्रेजुएशन के लिए। इसमें 3 साइकिल्स होता है, 25,000 25,000 25,000 करके। तो ऐसे 3 सेगमेंट्स डिसाइड होते हैं। ये 3 आपके सेगमेंट्स हैं, इसमें काफी सारे टाइमलाइंस होते हैं।
तो ये मान लो पहला 25,000 ईयर्स वाला लिमिट है, ये सेकंड वाला, और ये थर्ड वाला। तो टोटल 75,000 ईयर्स का आपका ये टाइमलाइन हो जाएगा। तो यहाँ मान लो इस टाइमलाइन में आप स्कूल टीचर हो, इसमें मान लो आप बैंक रॉबर हो, इसमें मान लो पियानिस्ट हो। तो जब आप थर्ड डेंसिटी एक्सपीरियंस में रहते हो तो आपको जब मन करे आप टैप कर लेते हो। जब आप रीइंकारनेट करते हो उससे पहले हायर सेल्फ के साथ डिबेट करके बार्गेन करके कि कौन सा एक्सपीरियंस लेना सही रहेगा ग्रेजुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लो आप टीचर बन गए एक लाइफ टाइम में, फिर अगला लाइफ टाइम हो आपने हायर सेल्फ के साथ कैटलिस्ट लगा के डिसाइड किए कैसे कैसे आप कितने टाइमलाइंस फिगर होगी, फिर अगला बार आप लोग सेकंड लाइफ में मान लो पियानिस्ट बन गए। ऐसे ऐसे करते करते डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस लेते लेते हायर सेल्फ के साथ आप जब बार्गेनिंग करते करते 25,000 ईयर्स का वो टाइम है। अब यहाँ पे अगर आपका ग्रेड बन गया तो आप हार्वेस्ट कर जाओगे स्ट्रेट टू फोर्थ डेंसिटी। नहीं बना तो फिर यहाँ से मूव करते करते यहाँ ये वाला सेकंड साइकिल में आओगे। यहाँ फिर कुछ बनोगे, मान लो यहाँ पे फुटबॉलर बन गए, फिर यहाँ इधर कुछ और बन गए, मान लो यहाँ पे शेफ बन गए। तो ऐसे अलग अलग टाइमलाइंस आप टैप करते रहते हो। मान लो यहाँ पे भी ग्रेड नहीं बना, फिर नेक्स्ट में आते हो, यहाँ मान लो आप प्रेसिडेंट बन गए, और एक और ऑप्शन आपके लिए मान लिया क्योंकि जेंडर भी चेंज हो सकता है, तो मान लो यहाँ एक्ट्रेस बन गए। फिर लास्ट में आपको पूरा एक और मौका है, मेजर साइकिल जो 75,000 ईयर्स वाला रहता है, यहाँ से आप ग्रेजुएशन कर जाओ, निकल जाओ पूरा फोर्थ डेंसिटी। नहीं आ पाए दोबारा आप सेम टाइमलाइंस जो हायर सेल्फ के साथ आपने डिसाइड किया था इंफिनिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस का थर्ड डेंसिटी में, अब दोबारा इस साइकिल में घूमते हो इसी टाइम फ्रेम में। अर्थ पे नहीं रहना है तो दूसरा थर्ड डेंसिटी प्लेनेट पे जा सकते हो, और ये चलते रहता है। फोर्थ डेंसिटी में क्या होता है, जब ग्रेजुएशन करके कोई फोर्थ डेंसिटी जाता है तो यहाँ जो हम लोग टाइम को लीनियरली परसीव करते हैं ना कि टाइमलाइन ए से टाइमलाइन बी में गए फिर टाइमलाइन सी में गए, फोर्थ डेंसिटी में क्या होता है, ये जो लीनियर रिलेशन है ये ऐसे हो जाता है। फोर्थ डेंसिटी में क्या होता है ना, बॉडी केमिकल बॉडी रहता है लेकिन इलेक्ट्रिकल बॉडी और बनते जाता है, लाइट बॉडी और बनते जाता है। फोर्थ डेंसिटी में आके आपको टाइम स्पेस पियर्स करने का एबिलिटी आ जाता है। अभी क्या था कि ये स्पेस टाइम था, तो यहाँ टाइम लीनियर था लेकिन, और स्पेस वॉल्यूमेट्रिक था। टाइम स्पेस में टाइम वॉल्यूमेट्रिक एक्सपीरियंस करने आप लग जाते हो, और जो स्पेस है उसको आप लीनियर और वॉल्यूमेट्रिक दोनों तरीके से एक्सपीरियंस कर सकते हो। ठीक है, तो फोर्थ डेंसिटी के जाने के बाद ग्रेजुएशन के बाद आपके पास मौका रहता है कि फोर्थ डेंसिटी में जब आप एक बॉडी में इनकारनेट रहते हो, आपको मान लो आप यहाँ फोर्थ डेंसिटी में हो, यहाँ से आपको मान लो इमोशनल बैक आपका क्लियर करने के लिए पुराने कोई टाइमलाइन में जाना है, मान लो जिसमें आप प्रेसिडेंट थे, तो आप वहां जाके कुछ पल का एक्सपीरियंस लेके दोबारा वापस आ सकते हो। आपको दोबारा वो प्रेसिडेंट का बॉडी में इनकारनेट करने का जरूरत नहीं है। मान लो कोई एक थर्ड डेंसिटी बंदा है जो उस टाइमलाइन में प्रेसिडेंट है, आपको बस उसके सोल स्ट्रीम से कनेक्ट होना है और वो एक्सपीरियंस आप ले लोगे। अपना इमोशनल बैगेज और कैटालिटिक जो आपको यूसेज है वो पूरा करने के दोबारा आप बेस फोर्थ डेंसिटी में वापस आ गए। सिमिलरली आप जंप करके फुटबॉलर वाला टाइमलाइन में भी जा सकते हो, सिमिलरली आप रॉबर वाला टाइमलाइन में भी जा सकते हो। फोर्थ डेंसिटी में टाइम को एज अ फिजिकल एंटिटी, एज अ फिजिकल
कंपोनेंट यूज करने का आपका पावर आ जाता है, लिनियरिटी हट जाता है कंपैरेटिवली, जो कि थर्ड डेंसिटी में है। ये लिनियरिटी वाला ए से बी, बी से सी जाने वाला, यहाँ पे ऐसा हो जाता है फोर्थ डेंसिटी में। और जैसे ही आप फिफ्थ डेंसिटी में जाते हो तो ये जो पूरा चीज है ना, ये जो पूरा चीज है, ये पूरा सारा आप एक बार में एक्सपीरियंस कर पाते हो। सारा टाइमलाइन आप एक में गए, दूसरे में गए, फिर वापस आए फोर्थ में, ये कंस्ट्रेंट नहीं रहता। जैसे ही फिफ्थ में जाते हो, यहाँ जा सकते हो, फिर यहाँ से यहाँ डायरेक्ट बाउंस कर सकते हो, फिर यहाँ वापस बाउंस कर सकते हो, फिर यहाँ से यहाँ दोबारा आ सकते हो और फिर वापस जा सकते हो। वो पूरा एक साथ एक्सपीरियंस करने का तीनों चेम्बर डिवीजन का आपको मौका मिल जाता है। और जैसे ही आप सिक्स्थ डेंसिटी में जाते हो, वहाँ टाइम स्पेस का रेलेवेंस धीरे धीरे खत्म होने लगता है और इन्फिनिटी और टाइमलेसनेस और स्टिलनेस वाला स्टेट के करीब आप आते रहते हो। ये जो सारी टाइमलाइंस है, ये एक दूसरे के साथ मर्ज होने लगती है। तो जो सिक्स डेंसिटी एंटिटी है, सिक्स एंटिटी रा कॉम्प्लेक्स टाइप, ये लोग एक बार में पूरा जो थर्ड डेंसिटी प्लेग्राउंड का एक्सपीरियंसेस है, वो एक साथ ये लोग एक्सपीरियंस कर सकता है। क्योंकि सिक्स डेंसिटी में जाके हायर सेल्फ के साथ कम्युनिकेशन एकदम स्मूथ हो जाता है और पूरा एकदम इजिली होता है एकदम, क्योंकि सिक्स डेंसिटी में जाके आप हायर सेल्फ ही बन जाते हो लास्ट तक। तो आप एक बार में सारा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और उल्टा आप जो नीचे के एंटिटीज हैं थर्ड डेंसिटी फोर्थ डेंसिटी में, वो लोग को आप गाइड करते हो, उनके साथ मिलके कैटलिस्ट डिसाइड करते हो उनका एक्सपीरियंस के लिए, और साथ साथ खुद भी उनके एक्सपीरियंस के थ्रू अपना एक्सपीरियंस लेते हो आगे फर्दर प्रोग्रेस में जो आपको लेसन चाहिए उसके लिए। तो ऐसे ही जैसे जैसे आप आगे जाते हो ना, स्पेस टाइम से टाइम स्पेस बनते हो, फिर सिक्स डेंसिटी जाके सिक्स डेंसिटी के बाद सेवेंथ और एट्थ डेंसिटी में इंफिनिटी टाइमलेसनेस एक्सपीरियंस करते हो, जहां आप एक बार में सब कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो ऐसे ही आपका टाइम लीनियर से वॉल्यूमेट्रिक बनता है और उसके बाद एकदम प्रेजेंट या फिर प्लेन या फिर एक ही पूरा ओवरऑल होल में कन्वर्ट हो जाता है वन फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस में। हाँ, Do you have any questions or you want to add something? नो, आई जस्ट वांट टू ऐड कि ये जो फिर हमने सुना है कि फोर्थ डेंसिटी वगैरह में, फोर्थ डेंसिटी या फिफ्थ डेंसिटी अलग अलग प्लैनेट्स भी होते हैं. इज दैट लाइक हाउ टू कंसीव हाँ, दैट? एंड प्लैनेट तो अलग अलग होते हैं, लेकिन आप उस प्लैनेट पे रहते हुए भी दूसरे प्लैनेट के कॉन्शियसनेस के साथ एक्सपीरियंस ले सकते हो. सोल टू सोल वो कनेक्शन खुल जाता है मेटाफिजिकल वर्ल्ड. एंड आई जस्ट वांट टू ऐड कि हम लोग जो कॉन्टैक्ट एक्सपीरियंसेस करते हैं, तो या फिर जो लोग बोलते हैं कि वो क्राफ्ट्स देखते हैं या फिर लाइट बीइंग्स देखते हैं, तो बहुत बार ये माना जाता है और कहते हैं कि वो लाइट बीइंग्स आपके फ्यूचर सेल्स होते हैं. So that maybe if you are in this ascension journey or whatever, maybe you will see these orbs or light beings and all, and they might be your future selves or your social memory complex higher selves का जो आपसे मिलने आ रहे हैं, और वो ये कैटलिस्ट डाले कि आप क्वेश्चन करो अपने रियलिटी को और फिर समझने का कोशिश करो कि क्या है. I just wanted to add that. कल भी तो हमने देखा ही ना कि कूपर वाला क्लिप में कैसे वो फिफ्थ डायमेंशन वाला एंटिटी कूपर के थ्रू अपना तो एजेंडा फुलफिल कर ही रहा है, उसने जो क्रिएट किया टेजरैक्ट, लेकिन साथ साथ में एक 3D थर्ड डेंसिटी एक्सपीरियंस भी वो ले रहा है कूपर के सोल स्ट्रीम से कनेक्ट होके उसका फ्यूचर सेल्फ. सिमिलरली हम लोग के साथ वही होता है, हायर सेल्फ हमेशा कनेक्टेड रहता है. जब हम लोग फिजिकल वर्ल्ड से डिटैच करके मेडिटेशन, स्लीप, ड्रीम स्टेट में जाते हैं, तो हम लोग टाइम स्पेस में चले जाते हैं. तो टाइम स्पेस में जाने से उस टाइम हम लोग का हायर सेल्फ के साथ कम्युनिकेशन होते रहता है.
तो किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? सैंडी, वैशाली, अनीता, आई थिंक नेहा लेफ्ट, या कुछ शेयर करना है, कुछ समझ नहीं आया, एनीथिंग? हाँ प्रियंका जी और सन्मित्र जी, वो जो पहला वाला हमने रीड किया ना, जो क्या बोला, मैं तो भूल ही गई। बेंटॉफ का, हाँ, हाँ, टाइम का वो जो ऑब्जेक्टिव उसे वो सब्जेक्टिव। जो नॉर्मल भाषा में समझे कि जैसे फिजिक्स और साइंस को साइड में रखे तो वो कैसे समझे? तो मैं कोशिश करती हूँ सन्मित्रा, फिर तुम करना। सिंपली वो ये होता है कि जब हम मेडिटेट करते हैं या किसी भी कारण फ्लो स्टेट में है, कोई काम कर रहे हैं, उसमें डूब के काम कर रहे हैं, तो जो टाइम का एक्सपीरियंस होता है वो जो घड़ी के अनुसार नहीं होता है, बदल जाता है ना? तो हमारे लिए जब हम अच्छा काम करते हैं, जैसे मैंने बोला, या मेडिटेशन में जैसे बहुत बार बुद्ध को या किसी को लोग देखते हैं कि महीना महीना वो मेडिटेट कर रहे हैं और लोग जमा हो जाते हैं कि ये इनको समझ नहीं आ रहा ये कैसे है एक ही पोस्चर में इतने सालों से या फिर महीनों से। वो इसीलिए होता है क्योंकि उनका टाइम स्पेस का एक्सपीरियंस बदल गया है। उनके लिए शायद वो एक मोमेंट ऑफ ब्लिस है जो बाकी सबके लिए, हमारे लिए जो स्पेस टाइम 3D वर्ल्ड में है, वो महीने हो सकते हैं इन दैट सेंस। या फिर हम कुछ काम कर रहे हैं, जैसे आप कुक कर रहे हो या फिर आप म्यूजिक सुन सुन के कुछ काम कर रहे हो, आपको समय कब बीता वो पता ही नहीं चला। ठीक है? या फिर जैसे मेरे साथ होता है कि जो काम करना मुझे पसंद नहीं है, वो घंटे बीत जाते हैं, मतलब मुझे टाइम जल्दी निकल जाता है और ऐसा लगता है कि अरे काम नहीं कर पाई। लेकिन जब कोई काम मैं इंजॉय करती हूँ तो मुझे समय का पता ही नहीं चलता, मुझे लगता है कि मेरा काम हो गया और अभी भी मेरे पास और टाइम बाकी है। मतलब मैं इतना डूब के काम कर रही हूँ कि एक एक सेकंड को मैं अच्छे से यूटिलाइज कर रही हूँ, बिकॉज आई एम सो फोकस्ड। तो उस सेंस में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइम कैसे हम एक्सपीरियंस करते हैं, उसी को बेंटॉफ ने बोला। और वो हायर डायमेंशंस में टाइम स्पेस में कन्वर्ट हो जाता है कि आप पास्ट में भी जा सकते हो, फ्यूचर में भी जा सकते हो, क्योंकि आपका कॉन्शियसनेस इतना एक्सपैंड हो गया है। तो जो 3D रियलिटी का स्पेस टाइम बाउंडेशन है या बंदिश है, उससे बाहर आप निकल जाते हो। हाँ सन्मित्रा, इफ यू वांट टू एक्सप्लेन दैट। मैं इनको सिंपली वही ड्रीम वाले चीज से ही रिलेट करूंगा, जैसे मैंने कल भी बताया था कि मान लीजिए आपने 2 घंटा का इवनिंग नैप लिया, आप सोने गए, तो भले ही आपने 2 घंटा का नैप लिया, बट मान लो आप लूसिड ड्रीमिंग कर रहे हो और आपने ड्रीम्स में कम से कम 20 से 30 इवेंट्स देखे या अलग अलग दिन का पूरा इवेंट मतलब जिया, और आपको मान लो जगने के बाद, क्योंकि लूसिड ड्रीम था, उसमें से 6-7 याद रहा, तो आपको मान लो पूरा याद है कि आपने 6-7 इवेंट्स पूरे झेले एक दिन के, लेकिन जब आप नींद से उठे तो आपने 2 घंटे ही आपने नींद ली थी। लेकिन जो आप फिजिकल वर्ल्ड से डिटैच होके मेटाफिजिकल वर्ल्ड में गए और टाइम स्पेस में आप प्रवेश किए, तो वहां तो आपने सपने में 6 दिन जी लिए ना। तो उसमें क्या हो रहा है, आप जो फिजिकल वर्ल्ड में लिमिटेशन होता है कि आप 2 घंटा में 2 घंटा के अंदर अंदर ही आपको जो फिजिकल बॉडी, आपका सोचने का क्षमता, आपका काम करने का जो क्षमता है, वो आपको कितना परमिट करता है, आप उतना काम ही 2 घंटा में कर पाओगे। लेकिन जब मेटाफिजिकल वर्ल्ड में आप जाते हो ड्रीम में, तो वहां तो मान लो आप एस्ट्रल ट्रैवल कर पा रहे हो या अपने हायर सेल्फ से कम्युनिकेट कर पा रहे हो। आप उसमें टाइमलाइन टैप करके पास्ट फ्यूचर भी देख सकते हो, बहुत सारे इवेंट्स पीछे का आगे का। लेकिन वो बहुत सारे इवेंट्स आप देख कहाँ रहे हो, 2 घंटे के अंदर ही ना देख रहे हो फिजिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन फिजिकल में जो आपको लिमिटेशन है कि आप बहुत सारा काम बस 2 घंटा में ही कर सकते हो। अब सपोज आप मान लो अपने हायर सेल्फ के साथ, जैसे डीन ग्रेव्स चैनल कर लेता है उसको, या कार्ला रा को चैनल कर लेती है, मान लिए आप मास्टर कर लिए वो टेक्निक, ठीक है। अभी ऐसे हम लोग स्पिरिचुअल जर्नी में अलग अलग बुक्स पढ़ रहे हैं, चैनलिंग्स पढ़ रहे हैं, लेकिन सपोज मान लो आपका आपके हायर सेल्फ के साथ चैनलिंग बहुत अच्छा होने लगा और आप चाहते हो कि मैं 1 साल बर्बाद नहीं करना चाहती रॉ मटेरियल और एलएल रिसर्च का सारा मटेरियल कवर करने का, तो आपने हायर सेल्फ से रिक्वेस्ट किया कि जब मैं टाइम स्पेस या ड्रीम स्टेट में आऊंगी, मेडिटेशन स्टेट में, तुम कोशिश करना 1 सप्ताह के अंदर ही मेरे को वो सारा चीज पढ़ा दो और समझा दो टेलीपैथिकली। तो
वो जो मान लो रॉ मटेरियल और एलएल रिसर्च का जितना भी मटेरियल है, मान लो ऑन एन एवरेज आपको 1 साल लग जाता पढ़ के कवर करने में, लेकिन अगर क्योंकि आपका हायर सेल्फ आपका मदद कर रहा है और आप फिजिकल से मेटाफिजिकल में जा रहे हो, यानी ऑब्जेक्टिव टाइम और ऑब्जेक्टिव स्पेस से सब्जेक्टिव टाइम और सब्जेक्टिव स्पेस में शिफ्ट कर रहे हो मेटाफिजिकल में, तो आपके पास वो पावर आ जा रहा है कि आप 1 साल का मेहनत 1 सप्ताह में ही कर ले पा रहे हो हासिल। हाँ, समझ में आया वैशाली? हाँ आया बहुत ही अच्छे से। और वो जो 1 मिनट का, सॉरी 1 सेकंड का और 3 सेकंड का था वही ना, वो आ गया ना इसमें, सेम चीज कि है ना? ऑल्टर्ड ओके। कॉन्शियसनेस है, तो 1 मिनट घड़ी का टाइम है, 1 सेकंड, हम्म वो लेकिन हमारे एक्सपीरियंस में 3 सेकंड हो गया या उससे भी ज्यादा हम्म हो गया। वहां पे उसने एक एज एन एग्जाम्पल लेके बोला कि ऑब्जेक्टिव में 1 सेकंड हो रहा है और जो एक रैंडम ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है उसमें 3 सेकंड उस एग्जाम्पल में जा रहा है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप समाधि तक ले जाते हो या फिर मान लो बहुत उच्च लेवल के आप मेडिटेटर हो, ये डेंसिटीज क्रॉस करके पूरा इंफॉर्मेशन खींच पाते हो आगे से, तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि आप 1 सेकंड में 3 सेकंड ही मेटाफिजिकल वर्ल्ड में एक्सेस कर पाओ। हो सकता है आप वो जो 1 सेकंड आपका पार हुआ फिजिकल वर्ल्ड में, लेकिन मेटाफिजिकल वर्ल्ड में वो 1 सेकंड के बराबर आपने 10 घंटे बिता दिए। जैसे इंटरस्टेलर में भी दिखाया है, वैसे ही टाइम डायलेशन यहाँ भी हो रहा है। आप हो सकता है इतने अच्छे ऊंचे लेवल के मेडिटेटर हो कि आप 1 सेकंड में 10 घंटे का टाइम स्पेंड कर ले सकते हो मेटाफिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, टाइम स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उतना मान लो आपको कुछ इंफॉर्मेशन निकालना है, पास्ट या फ्यूचर का इवेंट्स के बारे में जानना है, वो आप जान लोगे। लेकिन आप जब यहाँ होगे तो आपको दिखेगा अरे वाह मेरा मेहनत कितना कम हो गया, मुझे इतनी बुक्स और चैनलिंग्स और मेडिटेशन फिजिकल रेम में रह के करना पड़ता, वो तो मैंने आराम से यहाँ 1 सेकंड ही गायब हुआ, लेकिन मैंने 10 घंटे का मटेरियल पूरा कवर कर लिया। यस, एक वस्तु तो है कि जो मेडिटेशन हम करते हैं ना, तो इस साल से वो लाइक हाँ करती थी अब तक, पर इस साल जो पूरा जो साल है ना उसमें गाइडेड मेडिटेशन बहुत अच्छे से हो पा रहा है। आफ्टर दिस मेडिटेशन ऐसा लगता है कि हम बहुत सारा समय को यूज कर पा रहे हैं, वेस्ट नहीं होता। और वो क्या बोलते हैं, बहुत ही कैच कर पाते हैं कि हमें ने जो सोचा है कि आज 10 वस्तु करनी है, जैसे ये सब कुछ करना है, वो कर पाते हैं। पहले क्या होता था कि लगता था कि दिन ही चला गया, है ना? अब कर पाते हैं बहुत अच्छे से। बहुत सारा काम कर पाते हैं। हाँ, और मैंने तो क्या, अभी ये आप दोनों ने बहुत अच्छे से समझा है, जो पहला वाला चैप्टर और दूसरा। तो पहले में मैंने एक अनुभव किया कि मैं इंडिया में थी और यहाँ हूँ अभी। तो अभी मेरा फिजिकल बॉडी यहाँ है, पर मेरा कॉन्शियसनेस अभी जूनागढ़ में भी जाता है, गुजरात में भी जाता है, अहमदाबाद में भी जाता है, सब जगह चला जाता है। पर मैं एक ही टाइम पर मैं वो सब जी पाती हूँ कॉन्शियसनेस के थ्रू। और भले मेरा फिजिकल बॉडी यहाँ है, पर वो मैं एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ बहुत अच्छे से। मेरा भी जो एक्सपीरियंस था बॉक्सा में, तो मेडिटेट करते करते मैं पहुंच जाती हूँ वहां पे। बहुत। हाँ, हाँ, तो वो होता है, राइट। और सैंडी, यू वांट टू शेयर समथिंग और आस्क समथिंग? अनीता जी, आपको कुछ पूछना है? समझ आ गया? Okay, I think they've understood and they might be busy now or they can't talk. कुछ ऐसा होगा। तो क्या करें संमित्रा? Shall we end then? या आई थिंक वी शुड एंड, कुछ Q&A वगैरह होगा तो बाद में कर लेंगे। ठीक है, ओके। Thank you everybody and love and light. Enjoy थैंक the यू, rest लव एंड rest लाइट। of the day.